मॉर्निंग मेरे क्लास 12th के प्यारे बगवा लोग, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग ठीक होंगे, मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे बगवा लोग। तो मैं आपके बड़े भैया अभिषेक सर आपको अपने अपने इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं बगवा लोग। तो बगवा लोग, हम आपके लिए लाए हैं हिस्ट्री यानी इतिहास का महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव क्वेश्चन का सीरीज बगवा लोग, है ना। ये हमारा इंटर फाइनल परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा बगवा लोग, है ना, 2025 के लिए। यह हमारा गेस क्वेश्चन है बगवा लोग, है ना, गेस क्वेश्चन है। हमारी यही कोशिश है और हमारी यही दावा भी है बगवा लोग कि 100% क्वेश्चन इसी से आएगा, इसी सीरीज से आएगा। आपको इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है, इधर उधर का क्वेश्चन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है ना। 100% हमारा यही दावा है कि आपको इसी सीरीज से आपको क्वेश्चन मिलेगा, टोटल के टोटल क्वेश्चन, है ना। ये हमारा पार्ट 2 वीडियो होगा बगवा लोग, है ना। इतिहास को क्या करना है बगवा लोग, रटना नहीं है, कोशिश कीजिए, इसको समझ लीजिए और समझ करके अपने भाषा में उतार लीजिए, है ना। तो चलिए बगवा लोग, देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं, है ना। चलिए, है ना। वीडियो अच्छा लगे बगवा लोग तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, है ना, शेयर कर दीजिएगा। और जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं बगवा लोग तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, है ना। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 11, है ना। 1 से 10 तक आपको क्वेश्चन आपको पहला वीडियो मिल जाएगा बगवा लोग, जो आपका प्लेलिस्ट में डाल दिया है ना। प्लेलिस्ट में अब ढूंढिएगा तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा प्लेलिस्ट में, है ना। तो चलिए देखिए, कहता है मोहनजोदड़ो के अन्नागार, है ना, मोहनजोदड़ो के अन्नागार के विषय में लिखे, है ना। मोहनजोदड़ो के अन्नागार के विषय में लिखे बगवा लोग, है ना। तो इसका उत्तर में देखिएगा कैसे लिखिएगा मोहनजोदड़ो में ही 45.72 मीटर लंबा एवं 22.86 मीटर चौड़ा एक अन्नागार मिला है ना। मोहनजोदड़ो में ही 45.72 मीटर लंबा और 22.86 मीटर चौड़ा एक अन्नागार मिला है। अन्नागार का सुदृढ़ आकार प्रकार, हवा आने जाने की व्यवस्था तथा इसमें अन्न भरने की व्यवस्था निसंदेह उच्च कोटि की थी, है ना। हवा आने जाने का भी व्यवस्था था, जिससे, है ना, जो अनाज वहाँ पे रहता था वो सड़े नहीं। हवा नहीं मिलेगा तो भुआ ना जाएगा, सड़ ना जाएगा, है ना। और बहुत ही अच्छे तरह से बनाया गया था बगवा लोग अन्नागार, है ना। तो ये था बगवा लोग हमारा क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर। आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा बगवा लोग। अब आपको क्या करना है कि इसको 2-3 बार खुद से पढ़िए। अब पढ़ने के बाद क्या करना है, इसको कॉपी पे लिखिए, है ना। कॉपी पे लिखिए। अगर आप लिख देते हैं, है ना, तो समझिए कि क्वेश्चन आपका अपना हो गया, कभी जिंदगी में नहीं भुलाइएगा बगवा लोग, है ना। तो इस तरह से मेहनत करते रहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है बगवा लोग कि सिंधु सभ्यता में अन्नागारों का क्या महत्व था। सिंधु सभ्यता में अन्नागारों का क्या महत्व था, महत्व के बारे में बताना है बगवा लोग। तो चलिए इसका आंसर कैसे लिखिएगा, उत्तर लिखिएगा। सिंधु सभ्यता के अन्नागारों का विशेष महत्व था। सिंधु सभ्यता के अन्नागारों का विशेष महत्व था। अतिरिक्त उत्पादन का संचय किया जाता था, है ना। अतिरिक्त उत्पादन का संचय किया जाता था। अनाज सुरक्षित रखे जाते थे, है ना। अनाज को क्या रखा जाता, सुरक्षित रखा जाता था। मोहनजोदड़ो का अन्नागार सबसे बड़ा था, है ना। मोहनजोदड़ो में जो अन्नागार बना था वो बहुत बड़ा था बगवा लोग। यह व्यापार वाणिज्य केंद्र भी था, है ना। व्यापार वाणिज्य केंद्र भी था। संभवतः अकाल एवं भूखमरी के समय अन्नागारों में संचित अनाज का उपाय किया जाता था। जब, है ना, अकाल पड़ता था उस समय, भूखमरी आती थी, तो यहीं से बगवा लोग क्या करता था, अनाज निकाल करके लोगों में बांटा जाता था, है ना। ये था बगवा लोग हमारा सिंधु सभ्यता के अन्नागारों का महत्व, है ना। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, 13 देखिएगा बगवा लोग। क्वेश्चन नंबर 13, है ना, कहता है हड़प्पा वासियों द्वारा बृहत सिंचाई के साधनों का उल्लेख करें। हड़प्पा वासियों द्वारा बृहत सिंचाई के साधनों का उल्लेख करें। इसका देखिएगा बगवा लोग उत्तर कैसे लिखिएगा। हड़प्पा वासियों द्वारा मुख्यतः नहरें, कुएं एवं जल संग्रह करने वाले स्थानों को सिंचाई के रूप में प्रयोग लाया जाता था। इसके अतिरिक्त हड़प्पा वासियों द्वारा जल संग्रह के लिए गुजरात के, है ना, धोलावीरा नामक स्थान में तालाब मिला है, जो कृषि की सिंचाई के लिए
पानी देने के लिए तथा संग्रह के लिए प्रयोग किया जाता था। साथ ही अफगानिस्तान में से है ना सौतगई नामक स्थान से हड़प्पाई नहरों है ना के चिन्ह प्राप्त हुए हैं। तो ये था बगलोग है ना हड़प्पा वासियों द्वारा बृहद सिंचाई के साधनों का उल्लेख, है ना। आशा करते हैं कि आपको ये समझ में आ गया होगा बगलोग। ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बगलोग, है ना, सबके दिमाग में एकदम सेट कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 14 देखते हैं, ध्यान से देखिएगा बगलोग। कहता सिंधु सभ्यता के सामाजिक संगठन पर प्रकाश डालिए। सिंधु सभ्यता के सामाजिक संगठन पर प्रकाश डालिए। तो देखिए बगलोग इसको कैसे लिखिएगा हड़प्पा सभ्यता के सामाजिक अवस्था का अनुमान है ना उत्खनन से प्राप्त सामग्री के आधार पर किया जा सकता है। उत्खनन में पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों की मूर्तियां अधिक पाई गई है। इस आधार पर हड़प्पाकालीन समाज को है ना मातृ प्रधान समाज कहा जाता है। भवन निर्माण योजना से ज्ञात होता है कि परिवार पृथक पृथक निवास करते थे। हड़प्पा के लोग शांति प्रिय थे। समाज 4 वर्गों में शिक्षित वर्ग, व्यवसायिक वर्ग, श्रमिक वर्ग और कृषक वर्ग में विभाजित था। जो वहाँ का जो समाज था 4 वर्गों में विभाजित था, शिक्षित वर्ग, व्यवसायिक वर्ग, श्रमिक वर्ग और कृषक वर्ग। तो ये था बगलों हमारा सिंधु सभ्यता के सामाजिक संगठन, है ना। तो इस तरह से है ना लोग वहाँ संगठन बना करके रहते थे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 15 देखते हैं बगलों। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 देखिए क्या कहता है सिंधु घाटी सभ्यता के नगर योजना का वर्णन करें। सब में VVI क्वेश्चन है बगलों, है ना। सिंधु घाटी सभ्यता के नगर योजना का वर्णन करें। तो इसको देखिएगा बगलों कैसे लिखिएगा हड़प्पा सभ्यता एक शहरी सभ्यता थी। हड़प्पा सभ्यता एक शहरी सभ्यता थी क्योंकि यहाँ से एक नियोजित शहर के अवशेष प्राप्त हुए थे जो तत्कालिक विश्व में कहीं नहीं थी। जो अभी के समय में कहीं नहीं थी, तत्कालिक विश्व में है ना कहीं नहीं थी। पूरा हड़प्पा नगर है ना पूरा हड़प्पा नगर स्थल 2 भागों ऊपरी और निचली नगर क्षेत्र में बटा हुआ था। मतलब पूरा हड़प्पा नगर है ना जो स्थल था 2 भागों में बटा था, एगो ऊपरी नगर क्षेत्र, एगो निचली नगर क्षेत्र, है ना। ऊपरी अथवा गढ़ी के क्षेत्र में है ना प्रशासकीय भवन के अवशेष अवशेष मिले थे और निचला नगर क्षेत्र में आवासीय भवन के अवशेष मिले थे, है ना। हड़प्पा नगर स्थल पर मिले सड़कों, गलियों, है ना आवासीय भवन, नालियों, स्नानागार, अन्नागार आदि के अवशेष एक आधुनिक नगर की ओर इशारा करते थे, है ना। तो ये था बगलों हमारा सिंधु घाटी सभ्यता के नगर योजना का वर्णन। चलिए बगलों क्वेश्चन नंबर हम लोग 16 देखते हैं, है ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 देखिए क्या कहता है बगलों। कहता है हड़प्पा सभ्यता के पतन के प्रमुख कारण क्या हैं। हड़प्पा सभ्यता के पतन के प्रमुख कारण क्या है ना, इसके बारे में आपको बताना है बगलों। तो इसको कैसे लिखिएगा, है ना। लिखिएगा हड़प्पा सभ्यता का पतन 1750 ईसा के आसपास हुआ। हड़प्पा सभ्यता का पतन 1750 ईसा के आसपास हुआ। हड़प्पा सभ्यता का पतन किस प्रकार हुआ जिसके लेकर विद्वानों में मतभेद है। आज तक इसका कोई भी पता नहीं लगा पाया है ना, कि किस तरह से हड़प्पा सभ्यता का पतन हुआ है। कुछ विद्वानों का मानना है कि अचानक बाढ़ आई होगी और इस सभ्यता का पतन हुआ होगा। माना अचानक से बाढ़ आया और सारा को बहा करके क्या हो गया, लेकर के चला गया। इस तरह से सभ्यता का पतन हुआ। दूसरे विद्वानों का कहना है कि आर्यों के आक्रमण के कारण हड़प्पा सभ्यता का क्या हो गया, अंत हो गया। उस समय आर्यों का पूरा है ना रौब चलता था बगलों। तो कहना था दूसरे लोगों को, दूसरे विद्वानों को कि आर्य लोग वहाँ आक्रमण करने आए और हड़प्पा सभ्यता को क्या कर दिए, नष्ट कर दिए, खत्म कर दिए। तीसरे विद्वानों का कहना था कि भूकंप आया, हड़प्पा
का क्या हो गया, पतन हो गया। इस तरह से सभी विद्वान अपना अपना राय दे रहे हैं, मगर किन्हीं का सही पता नहीं लगा, कोई सही पता नहीं लगाए हैं, है ना, कि किस तरह से हड़प्पा सभ्यता का पतन हुआ। इस प्रकार अनेक विद्वानों का कुछ अलग अलग ही कहना था, लेकिन इस सभ्यता का कैसे अंत हुआ यह अभी तक किसी को पता नहीं है बगलो। इस तरह से, है ना, आप लिख सकते हैं हड़प्पा सभ्यता के पतन के बारे में, है ना। तो आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा बगलो। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 17 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है, कहता है हड़प्पा सभ्यता के मन के किन पदार्थों से बनाए जाते थे, है ना, इनको बनाने की विधि क्या थी, आपको बताना है। कह रहा है हड़प्पा सभ्यता के मन के, जो मन के थे, किस, है ना, किन पदार्थों से बनाए जाते थे, इनको बनाने की विधि क्या थी। तो इसका उत्तर में लिखिएगा बगलों, इस तरह से लिखिएगा, हड़प्पा सभ्यता के मन के अर्ध बहुमूल्य पत्थर, है ना, सेल खड़ी, है ना, फायांस, मिट्टी, तांबा, कांसा, सोना, शंख इत्यादि से बनाए जाते थे, है ना। किस किस चीज से बनाए जाते थे बाबा लोग, है ना, तो सेल खड़ी, फायांस, मिट्टी, तांबा, कांसा, सोना, शंख इत्यादि से बनाए जाते थे। ये सुंदर एवं बेलनाकार, गोलाकार, है ना, ढोलनाकार आदि तरह के होते थे। मनके को कई तरह से बनाए जाते थे। कुछ मनके दो पत्थरों को जोड़कर बनाए जाते थे, कुछ के शीर्ष पर सोना लगाया जाता था। इन्हें सुंदर स्त्रियों के से सुसज्जित किया जाता था। इन्हें सुंदर स्त्रियों नहीं, सुंदर चित्रों से, है ना, सुंदर चित्रों से सुसज्जित किया जाता था। कुछ पत्थरों में आग लगाकर, है ना, कुछ पत्थरों को आग में पकाकर, कुछ को पिघलाकर पॉलिश के, है ना, की जाती। मनके से मुख्यतः आभूषण बनाए जाते थे। क्या बनाए जाते थे बाबा लोग, आभूषण, है ना, मनके से। तो आशा करते हैं कि आपको यह क्वेश्चन समझ में आ गया होगा बाबा लोग, है ना। 2-3 बार इसको पढ़ करके खुद से लिखने का प्रयास कीजिए बाबा लोग। अगला देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि हड़प्पा स्थल की दुर्दशा के क्या कारण थे। हड़प्पा स्थल की दुर्दशा के क्या कारण थे, इसका जवाब देना है बाबा लोग। तो कैसे लिखिएगा, तो इसको लिखना है ना, पॉइंट बाय पॉइंट करके। पहला पॉइंट में हम लिखे हैं आपको, हड़प्पा स्थल की कई प्राचीन, है ना, संरचनाएं ईंट चुराने वालों की अशिष्टता का शिकार हो चुकी है ना। दूसरा पॉइंट में लिखे हैं कि 1775 में ही भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के पहले जनरल अलेक्जेंडर, है ना, कनिंघम ने लिखा है कि ईंट चोरों ने इतने ईंट चुरा ली थी कि वे लाहौर और मुल्तान के बीच 100 मील लंबी रेल की है ना पटरी तैयार करने के लिए पर्याप्त होती। इतना ईंट चुरा लिया था वहाँ से, है ना। ये था बोलो हमारा हड़प्पा स्थल की दुर्दशा, है ना, के कारण। तो चलिए बगलो क्वेश्चन नंबर हम लोग 19 देखते हैं, है ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 देखिए क्या कहता है, कार्बन 14, है ना, कार्बन 14 विधि से आप क्या समझते हैं। कार्बन 14 विधि से आप क्या समझते हैं। इनमें सब VVI क्वेश्चन है बगलो, है ना, नजरअंदाज नहीं कीजिएगा, एकदम दिमाग में सबको सेट कर लीजिएगा। लिखिएगा इस तरह से इसका आंसर लिखिएगा, कार्बन 14 विधि वस्तु की कलात्मक विधि को मापने की वैज्ञानिक विधि है ना। इसके अनुसार जब वस्तु या जीव अस्तित्व में होता है ना, होती है, इसमें 2 प्रकार के कार्बन पाए जाते हैं। एक होता है C12, एक होता है C14। इसमें से C की मात्रा, C यानी कार्बन, है ना, कार्बन की मात्रा समान होती है, लेकिन जैसे जैसे विघटित होती जाती है C12 की मात्रा समान रहती है, लेकिन C14 की मात्रा कम होती जाती है। कह रहा है ना, 5730 वर्षों में, 5730 वर्षों में C14 यानी कार्बन 14 की मात्रा घटकर आधी रह जाती है ना।
आधी रह जाती है। जिस पदार्थ में कार्बन 14 की मात्रा जितनी कम होगी वह उतनी ही पुरानी मानी जाएगी। इसी आधार को मानकर किसी वस्तु का कार्यकाल निर्धारित किया जाता है ना। इसी से पता चलता है कि कोई वस्तु कितना पुराना है ना। C14 है ना। C14 के हिसाब से बगलो कोई भी वस्तु कितना पुराना है पता चलता है ना, यानी कार्बन 14 के आधार पे। तो आशा करते हैं बगलो है ना कि हमारा क्वेश्चन नंबर 19 कार्बन 14 विधि से आप क्या समझते हैं, आपको समझ में आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग अब 20 देखते हैं बगलो। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है, कहता है अभिलेख का क्या अर्थ है। अभिलेख का क्या अर्थ है, तो इसका उत्तर में लिखिएगा बगलो। अभिलेख उन लेखों को कहा जाता है जो स्तंभों, चट्टानों, गुफाओं, तामपत्रों और पत्थरों की चौड़ी पट्टियों पर खुदे तत्कालीन शासकों के शासन का सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक व धार्मिक चित्र खींचते हैं। ये था बगलों हमारा अभिलेख का अर्थ। आशा करते हैं बगलों है ना कि 11 से आपको 20 तक का क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा बगलों। अगर किसी प्रश्न में कोई भी दिक्कत है, डाउट है, तो प्लीज़ कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं बगलों है ना। और बगलों वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए बगलों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए है ना। फिर इसी तरह के हम आपके लिए वीडियो लाते रहेंगे। टोटल सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सारा क्वेश्चन, सारा विषय का हम आपके लिए लाते रहेंगे है ना। तो चलिए बगलों आज के लिए इतने रखते हैं, फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग भी बोलिए जय हिंद।